हेलो। 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 देखिए, आपका जो नए लोग हैं उनको भी बता दिया जाए भाई। अभी सीआरपीसी आपका एक दो दिन पहले शुरू हुआ है। और अभी आपका सीआरपीसी में सामान्य बातें चल रही थी। और सीआरपीसी में आपका एक तो दंड प्रक्रिया संहिता या द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे इसका निर्माण हुआ ये बताया जा चुका है। और सीआरपीसी में होता क्या है, तो फिर एक बार हम बता रहे हैं कि सीआरपीसी में आपको पढ़ना क्या है। तो सीआरपीसी में आपका शॉर्टकट में मैंने दो लाइन में ये जानना है कि कोई व्यक्ति ऑफेंस या अपराध करता है, तत्पश्चात उसे कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके कैसे पेश किया जाएगा, अगर वह भाग गया है तब क्या होगा, तो भाई समन जारी होगा यानी कि कॉल लेटर। दूसरा आपका अरेस्ट वारंट यानी कि गिरफ्तारी का वारंट, फिर फरारी की घोषणा, फिर उसकी चल अचल संपत्ति की कुर्की बुलाने के लिए। अब आ गया न्यायालय में, तो न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा में फैसला आएगा। फैसले के बाद वह अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, करा सकता है कोर्ट में। और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपील करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील खारिज कर दी, यानी कि अगर मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को बरकरार रखा, तो अब कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि जो न्यायालय सबसे पहले सजा दिया था वह ब्लैक वारंट जारी करेगा। ब्लैक वारंट यानी कि मृत्युदंड को लागू कराने का वारंट, एग्जीक्यूट कराने का वारंट। और वारंट में ये लिखेगा कि इस कैदी को इस तारीख को इस समय आपका इतने बजे तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। तो भाई आपका कई उदाहरण भी, अब चूंकि समय ज़्यादा नहीं है उदाहरणों का, नहीं तो आपका जब पहले पढ़ाया जाता था तो दो तीन दिन एक उदाहरण चलता था। जैसे कि या तो कसाब का उदाहरण ले लिया था आदमी, या निर्भया कांड का उदाहरण। तो जो ये शॉर्टकट में दो चार मिनट में बताया गया, बस वही दिमाग में बैठाना है कि सीआरपीसी में वह प्रक्रिया बताई गई है जिस प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण को यानी कि जीवन को या उसकी दैहिक या शारीरिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। यानी कि सीआरपीसी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताती है, यही बताइएगा, जिसके तहत किसी व्यक्ति को प्राण, किसी व्यक्ति के लाइफ को और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। क्योंकि आर्टिकल 21 भी कहता है कि मनमाने तरीके से किसी के प्राण को या शारीरिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। तो कैसे छीना जा सकता है? केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपका गोरखपुर, बैठे हो आगे, हाँ बैठे हो वहीं। गोरखपुर का जो आपका कांड है वह सनक का शासन है, मनमानेपन का शासन है। और आपने देखा भी कि मनमाना अगर प्राधिकारी भी कोई करता है, चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो, लोक सेवक हो, तो सीआरपीसी कहती है कि आपका मनमाना कार्य सही नहीं माना जाएगा और आप भी सजा के क्या होंगे? हकदार। और सीबीआई जांच चल ही रही है और सभी अभियुक्त जो 1 लाख के इनामी हो गए थे अब क्या हो गए हैं? जेल के सलाखों के अंदर। और जब सीबीआई जांच चल रही है तो मानकर चलिए कि बचना मुश्किल है।
यानी कि काफ़ी बहुत 99% अब चांस है कि सज़ा हो जाएगी। और आपका डीएम और एसपी खूब बचाने का प्रयास किए, यानी कि ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करना चाहें और पीड़िता को धमकाए भी, लेकिन पीड़िता मानी नहीं। और आपका अंत में आप देख ही रहे क्या हुआ। तो देखिए सीआरपीसी में ये बताया गया। आपका दूसरा जो पहलू बताया गया था, एक लाइन वो भी दोहरा दिया जाए कि सीआरपीसी में जो प्रोसीजर या प्रक्रिया बताई गई है वह मुख्यतः आईपीसी के लिए हैं और अन्य विधियों के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी में जितने ऑफेंस दिए गए हैं, जितने अपराध दिए गए हैं, तो अब आईपीसी में अपराध कहाँ से शुरू होता है, अगला क्वेश्चन, तो 107 से। यानी कि 107 से लेकर और 511 धारा तक जितने आईपीसी में अपराध दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इन अपराधों में से किसी अपराध को करता है तो सीआरपीसी की धारा यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 ये स्पष्ट बताती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि अन्वेषण या तफ्तीश होगा, जो जांच होगी, विचारण होगा या अन्य जो भी प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी वह वही अपनाई जाएगी जो सीआरपीसी में दी गई है। ये आपका पिछली बार उत्तराखंड जे में भी आ चुका है, सेम लाइन दिया था। सेक्शन याद रखिएगा सीआरपीसी की कौन सी, आपका कौन सा सेक्शन 4। अब ये आया कि अगर अन्य विधि है तो क्या होगा, तो अन्य विधि को दो भागों में बांट लेना है। एक स्पेशल लॉ होता है, स्पेशल लॉ यानी कि विशेष विधि, और दूसरा लोकल लॉ यानी कि स्थानीय। इसकी परिभाषा भी याद रखना है। स्पेशल लॉ आईपीसी की धारा 41 में परिभाषित है और स्थानीय विधि कहाँ, 42, यानी कि 41 और 42। पहले इसको समझिए तब आगे बढ़ा जाए। स्पेशल लॉ का मतलब ये हुआ कि जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर या किसी विशेष विषय पर जो कानून बनाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि करप्शन पर बना दिया गया कि आपका करप्शन एक्ट, जैसे कि एससी एसटी के प्रति एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार पर बना दिया गया, जैसे कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर बना दिया गया, फिर वाइल्ड लाइफ पर बना दिया गया, वन्य जीव पर इत्यादि, या जैसे बच्चों पर बना दिया गया आपका पास्कोस एक्ट या जुनाइल जस्टिस एक्ट, या महिलाओं पर बना दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये सब जो कानून मैं बता रहा हूँ, जो लोग छत्तीसगढ़ एपीओ डाले हैं और आपका जो एमपी डाले हैं वहाँ पढ़ना भी है, और थोड़ी बहुत आपका एडजस्ट किया जा रहा है कि 2-4 दिन में आपका अलग से यानी कि माइनर भी चलाया जाए, क्योंकि आपका जो लोग छत्तीसगढ़ या एमपी का फार्म डाले हैं उनको भी कुछ लाभ हो। आपका एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका, भाई देखिए लगातार नहीं चलाया जा सकता। वो एग्ज़ाम के 1-1.5 माह पहले ही क्रैश कोर्स टाइप का, यानी कि प्री के लिए 4-4 दिन केवल आपका, और ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी, जो भी क्लास चलता है फिर बता दिया जाए, सभी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। और आप सीबीआई एपीओ में भी लोगों को फ़ायदा इसका मिला ज़्यादा और आगे भी मिलेगा, प्रयास यही किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में आपका अगर स्पेशल लॉ के तहत कोई अपराध हुआ है तो क्या सीआरपीसी वहां अप्लाई होगी, यानी कि क्या सीआरपीसी की प्रक्रिया उस स्पेशल लॉ के अपराध में अपनाई जाएगी। बस एक लाइन याद रखना है, अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रक्रिया दी गई है
और सीआरपीसी में दी गई है। तो स्पेशल लॉ वाली प्रक्रिया उस सीमा तक लागू होगी। लेकिन अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है तो ऐसी दशा में वहाँ भी सीआरपीसी की प्रक्रिया अप्लाई की जाएगी। तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बनता है कि अगर स्पेशल लॉ और जनरल लॉ यानी कि अगर सीआरपीसी और मान लीजिए उदाहरण के रूप में करप्शन एक्ट के प्रक्रिया में भिन्नता हो तो और करप्शन एक्ट के तहत मामला हो तो करप्शन एक्ट की प्रक्रिया अप्लाई उस मामले में होगी कि सीआरपीसी की प्रक्रिया। तो आप ये कहेंगे कि अगर करप्शन एक्ट में प्रक्रिया कुछ दी गई है तो उस सीमा तक वह प्रक्रिया अप्लाई होगी और सीआरपीसी की उस सीमा तक की प्रक्रिया उस मामले में लागू नहीं होगी। तो इंटरव्यू में जो बनता है वो क्वेश्चन कि अगर स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में आपका विरोधाभास होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन अभिभावी होगा, तो हमेशा किसको अभिभावी कराएंगे, स्पेशल लॉ। इसी प्रकार आपका लोकल लॉ देखा जाए, लोकल लॉ की परिभाषा आपका आईपीसी के सेक्शन 42 में दी गई है। और लोकल लॉ का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जो पूरे भारत में लागू न हो बल्कि भारत के किसी विशिष्ट एरिया में लागू हो। जैसे केवल प्रयागराज के लिए कानून बन गया ये लोकल लॉ, केवल यूपी के लिए कानून बन गया ये लोकल लॉ, केवल महाराष्ट्र के लिए बन गया ये लोकल लॉ, जैसे कि केवल बिहार के लिए बन गया ये लोकल लॉ। जैसे बिहार में शराबबंदी है ये स्पेशल लॉ भी है लोकल लॉ, क्योंकि मादक पदार्थ से रिलेटेड है तो स्पेशल, और केवल कहाँ लागू है, बिहार में, तो ये लोकल। तो बिहार के लोग अब पीना रहता है तो क्या करते हैं, यूपी का बॉर्डर पार कर जाते हैं, क्योंकि पीने वाले चाहे लाख प्रतिबंध लगा दीजिए मैं बता दूं पीने वाले मानने वाले नहीं हैं। अब 10 का 100 दे देंगे, जैसे कि आपका कोकीन हुआ, चरस हुआ, आपका हीरोइन हुई। अब जो फिल्मी इंडस्ट्री के 90% लोग पी रहे हैं और खुलेआम हीरोइनें कह रही हैं कि पीने के बाद जोश आता है और उस जोश में मैं अच्छा अभिनय करती हूँ, अतः पीना मजबूरी है, और पीने का सपोर्ट कर रही हैं। और स्पष्ट कई लोगों ने कहा, ये जाकर सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर पर, और कहा भी कई अभिनेत्रों ने आपका अभिनेत्री और अभिनेता दोनों ने कहा कि जिस प्रकार वेश्यावृत्ति को रोका गया लेकिन वह कभी समाप्त नहीं हुई न होगी, उसी प्रकार सरकार लाख कोकीन पर प्रतिबंध लगा दे। ये समाज में एक बुराई है और ये बुराई आवश्यक है और हमेशा क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। सरकार के बस की बात नहीं है कि उसे क्या कर दे, रोक दे। तो अलग बात है भाई कि आप पकड़े जाएंगे तो न्यायालय में सब तारीफ कर रहे हैं एनसीबी की कि आपका इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसको रोक कर, चाहे आर्यन के वकील हो या कोई, सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि आर्यन के पास मिला नहीं तो इसे छोड़ दिया जाए। एनसीबी कह रहे हैं कि आदतन अपराधी हैं, यानी कि हैबिचुअल कई सालों से क्या कर रहा है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में ये पाया गया। तो कई ऐसे बिंदु हैं, अब जमानत क्यों नहीं हो रही है ये तो आगे बताया जाएगा, और आपका सत्र न्यायालय फैसला दे दे 20 तारीख को, तब आगे बढ़ा जब भाई आपका, यानी कि ये हम बताए कि लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और सीआरपीसी में रिलेशन, इसके लिए 2 सेक्शन काम करेगा, आपका 4 भी और 5 भी, यानी कि बताया जाएगा आगे। अब आगे देखा जाए आपका भाई पहले ही बताया गया है, देखिए फिर एक बार बताया जाए
सीआरपीसी जो पढ़ाई जाएगी और लिखवाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में लास्ट चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, शुरुआती दौर से कम, अतः इसको हम आपका दो पार्ट में बांट कर पढ़ाएंगे। पहला जो पढ़ाएंगे आपका लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, यानी कि आपका धारा 300 आपका 53 से पढ़ाया जाएगा और 484 तक। वर्तमान समय में इधर से ज़्यादा क्वेश्चन अटैक कर रहे हैं, और जो लोग उत्तराखंड एपीओ डाले हैं या बिहार कहीं भी आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से अटैक कर रहे हैं। तो जब आप भूमिका जान गए तो आप माने जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आप अगर शुरुआती दौर का ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा भूमिका जानते हैं, तो आप 300 आपका 53 से लेकर 484 तक की बातें पढ़ सकते हैं। दो तीन जगह समस्या आएगी तो हम समस्या के लिए ही बने हैं, समाधान के लिए। और जिसको भी न समझ में आए भाई एक बार इशारा कर दे, दोबारा बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हल्का सा इशारा करे, दोबारा उसको बताया जाएगा। तो आइए अब शुरू किया जाए आपका, मने अब पंचौरा बंद किया जाए और कानून पर सीधे आया जाए, क्योंकि भाई समय का अभाव है। और अगर समय का अभाव रहता है तो उसका उपाय है कि थोड़ा बहुत ही पंचौरा सही करके क्या बढ़ जाया जाए आगे। देखिए आपका भाई शुरू किया जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को समझ में आएगा, लिखवाते भी चलेंगे। देखिए पहले भूमिका बांधिए। पहले आपका शुरू हो रहा है अध्याय 27। जब इधर समाप्त हो जाएगा तब शुरुआती दौर से हम पढ़ाएंगे भाई। अध्याय नए लोग भी यहीं से पढ़ें। अध्याय 27, अध्याय 27 में जजमेंट के बारे में है, यानी कि निर्णय के बारे में है, फैसला के बारे में है। खूब क्वेश्चन इधर से बनता है, यानी कि अब तो मेंस में बन रहा है, दो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे। आपका 353 से लेकर आपका 365 366 से आपका मृत्युदंड की पुष्टि, ठीक है। इधर से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, और एक एक पहले समझिए, उसके बाद भाई लिखवाया जाएगा। और चूंकि हमें कोरिलेट करके भी बातों को चलना है, तो कोरिलेशन भी तैयार रखिए। जब भी देखिए आपका एक और नियम दिमाग में बैठाइए, भले नए लोग हैं, जब भी आप सीआरपीसी पढ़िए तो क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में सीआरपीसी काम करेगी, और अगर वैसा ही नियम कहीं सिविल मामलों में है तो उसके लिए हमें सीपीसी में जाना पड़ेगा। और प्रयास लगातार किया जाएगा कि जब सीआरपीसी बता दिया जाए तो उसी के साथ कोरिलेट करके, अगर वह बात कहीं एविडेंस में है, आईपीसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, या सिविल मामलों में सीपीसी में है, तो वहीं तुरंत इस बार, या उत्तराखंड पुलिस एक्ट में है, कई चीज़ें कोरिलेट होंगी उत्तराखंड पुलिस एक्ट से, तो वहाँ उसी समय उसको बता दिया जाए, कोरिलेट करके लिखवा दिया जाए। ये इस बार, और मेंस में भी आप लोगों का इस बार लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि समय भी है, बिहार एपीओ पता न कब होगा, अभी 2-3 माह होना नहीं है, तब तक ये सब क्या हो जाएगा एक बार समाप्त, तो भाई वो भी फायदा करेगा। यूपी एपीओ अगले माह आ जाएगी, उसमें भी, यानी कि पूरी तरह कमर कस लीजिए, चाहे उत्तराखंड हो आपका, या यूपी जे हो, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, अब नहीं तो कब, क्योंकि बहुत समय मिला है। ये कोई नहीं कह सकता कि कोरोना काल के बाद समय नहीं मिला। अब पढ़ने का यही 2-3 माह समय है, और खूब एक एक छोटी छोटी बातें ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। तो आइए निर्णय देखा जाए, फैसला या जजमेंट। जब भी फैसला पढ़िए सबसे पहले सिविल मामलों में आपका देख लिया जाए, और तब क्रिमिनल मामलों में हम पढ़ाएंगे।
जहाँ तक सिविल मामलों की बात है वहाँ भी फैसला आता है, आपराधिक मामलों में भी आता है। तो सिविल मामलों में देखिए निर्णय या फैसला या जजमेंट कैसे आता है। और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ आपका बना लेना है जो यूपीजे में आपका पूछा जाता है। सीपीसी की धारा 29 पहले पढ़ेंगे, फिर सीपीसी की धारा 33 हम पढ़ेंगे, और फिर सीपीसी की धारा आदेश आदेश 20 का नियम 1 से लेकर आपका 5 तक पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल मामलों में जो फैसला आता है उसके बारे में जो प्रावधान हम बता रहे हैं कोरिलेट करके, अभी सीआरपीसी के बाद चलेगी, वह सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 9 जो 3-4 बार प्री में आ चुका है यूपीजे में। फिर आपका सेक्शन सीपीसी का कौन सा 33 और आर्डर 20 का रूल 125। वो अलग बात है कि आदेश 20 से आपका मैंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन आपका निर्णय जानिए। तो सिविल मामला पहले देखिए भाई, 2 मिनट इसको निपटा दिया जाए 2-3 मिनट में। तब एक क्रिमिनल मामलों में फैसला कैसे आता है और तब सेक्शन वाइज शुरू किया जाएगा। देखिए आपका सिविल मामलों में क्या होता है, एक दो पक्षकार होते हैं, एक वादी और दूसरा प्रतिवादी, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। वादी अपना वाद दायर करता है, प्लेंट फाइल करता है, और प्रतिवादी वादी के दावे का या क्लेम का जवाब देता है। तत्पश्चात आपका वादी अपना एविडेंस प्रस्तुत किया, प्रतिवादी प्रस्तुत किया। जब हियरिंग या सुनवाई पूरी हो जाती है तो न्यायालय उस मामले में क्या सुनाता है, निर्णय। क्या सुनाता है, निर्णय। और इसी निर्णय को आगे लेकर बढ़ना है तो जजमेंट या निर्णय की परिभाषा कहाँ दी गई है, पहला क्वेश्चन। तो आपका क्या जवाब रहेगा सीपीसी में 29। 4 बार 3 बार 3-4 बार यूपीजे में आ चुका है और राज्यों में। आपका क्वेश्चन बस ये बनता है कि जजमेंट का मतलब क्या हुआ। तो एक लाइन याद करके जाना है, डिक्री यानी कि आज्ञप्ति हिंदी में कहते हैं, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। फिर एक बार याद रखिए, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय कोई आज्ञप्ति या जय पत्र या विजय पत्र या डिक्री, ना है तो आज्ञप्ति या विजय पत्र नए लोग जाने, जब न्यायालय कोई विजय पत्र या जय पत्र या डिक्री पारित करता है तो या कोई आर्डर या आदेश देता है तो उस आर्डर या डिक्री के पीछे कुछ तर्क देता है, कुछ रीजन देता है, कुछ बयान देता है, कुछ आधार बताता है, कुछ कारण बताता है। और वहीं जो बेस है वह क्या कहलाएंगे 29 में, निर्णय। तो अगर पूछे कि निर्णय क्या है सिविल मामलों में, तो बस एक लाइन रट कर जाइएगा, डिक्री के आधारों का कथन, फिर दे देगा आदेश के आधारों का कथन, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? हाँ, ये रट कर जाइए, 4 बार पूछा यूपीजे में 3 बार। डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, एक उदाहरण से भी आपका समझाया जाए। जैसे अयोध्या मामले का ही उदाहरण उठाया जाए। अयोध्या के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने लगा तो उसने शुरुआती दौर में ये कहा कि हम आस्था के आधार पर अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, हम फैक्ट या तथ्य के आधार पर सुनाएंगे। तो दोनों पक्षकार सकते में आ गए कि क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, किसी को पता नहीं।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो अयोध्या में खुदाई हुई थी और उसमें जो अवशेष पाए गए, तो मैं बता दूं उसी बेस पर मुख्य रूप से फैसला आधारित था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री या आदेश पारित किया, उसका आधार बताया कि हम जो खुदाई में प्राप्त वस्तुएं हैं उस आधार पर ये मानते हैं कि इनकी ये जमीन इनकी है। अतः जो आधार होते हैं किसके, डिक्री या आदेश के, वही क्या कहलाते हैं, निर्णय। आधार बताना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं बताना पड़ेगा, हवा में फैसला नहीं सुना देंगे। अब फैसला कब सुनाया जाएगा सिविल मामलों में, तो फैसला सुनाने के बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो आपका सिद्धांत दिया गया है या सारवान प्रावधान दिया गया है, वह सेक्शन 33 में है। न्यायालय सुनवाई पूरी कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय को फॉलो करते हुए निर्णय के अनुसरण में डिक्री या आदेश पारित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैसला बीच में नहीं सुनाया जाता। कब सुनाया जाता है, जब दोनों पक्षकार अपने अपने साक्ष्य रख दिए और हियरिंग या सुनवाई क्या हो गई, पूरी। अब किसी को सुनना नहीं है, तो सुनवाई पूरी हो गई तो क्या सुनाया जाता है, फैसला। और फैसले के अनुपालन में खूब क्वेश्चन ये भी एमपी ने बनाया है कि जो डिक्री होगी वह निर्णय के विपरीत होगी कि निर्णय के पक्ष, निर्णय के अनुकूल होगी। वह निर्णय के विपरीत नहीं। जब भी डिक्री पारित की जाएगी, जयपत्र पारित किया जाएगा, वह आपका रटे रहिएगा, वह निर्णय को फॉलो करते हुए, विपरीत नहीं। ये नहीं कि आधार कुछ और निकाले और निष्कर्ष कुछ और, ये नहीं हो सकता। अब निर्णय कैसे दिया जाएगा, इसके लिए जो सीपीसी में प्रोसीजर हैं, प्रक्रिया है, वह कहाँ दिया गया है, आदेश 20 के नियम 1 से लेकर कहाँ तक, 5। अब उतना नहीं जाना है। इसी प्रकार अब क्रिमिनल मामलों में समझिए भाई, ये तो सिविल मामले में बताया गया ताकि कुछ आपके दिमाग में सिविल मामला भी घूमता रहे। अब आइए आपराधिक मामलों में देखा जाए। आपराधिक मामलों में मैं बताया हूं कि या तो एफआईआर हुई या आपका परिवाद हुआ या एनसीआर हुआ, जो भी हुआ हो। तत्पश्चात आपका कह सकते हैं अन्वेषण चला, इसके बाद संज्ञान लिया गया, इसके बाद आपका विचारण किया गया, न्यायालय ने क्या किया, ट्रायल किया। और जब सुनवाई दोनों तरफ से पूरी हो गई, तो एक उदाहरण देख लिया जाए। मान लीजिए इधर अभियोजन है, प्रोसिक्यूशन, और दूसरा पक्षकार होता है मुलजिम। मुलजिम यानी कि कौन, अभियुक्त या बचाव पक्ष। एक पक्षकार कौन होता है, अभियोजन, और दूसरा कौन होता है, एक्यूट या मुलजिम कहा जाता है। अभियोजन का ये कर्तव्य है कि वह युक्त संदेह से परे अभियुक्त के दोष को साबित करे। तो बिहार में पूछा कि अभी आपका आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, अभियोजन पर कि अभियुक्त पर, किस पर होगा, अभियोजन पर। तो अनुच्छेद धारा याद रखना एविडेंस की, किस धारा में, 101। एविडेंस की किस धारा में, ये जल्दी बदलता नहीं है, एक अपवाद है, रटे रहेगा जो हमेशा पूछा जाता है, कौन सा, 106 रेस एप्सा लाक्विटर। भाई कुछ बातें कोरिलेट करके पढ़िए। 106 में कौन सा सिद्धांत है, रेस एप्सा लाक्विटर, घटना अपनी कहानी स्वयं बोलती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाख लोग मनोज सर पर आपत्ति करें, उल्टा सीधा बोलें, लेकिन मनोज सर का भाषण ही क्लास ही स्वयं बोलता है। यानी कि किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सबसे अच्छा तरीका होता है मौन रहना।
जैसे मौनी बाबा है मोदी जी, लाख किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाख। अब भाई आपका हालांकि चल रहा है, नहीं तो उदाहरण दिया जाता। लाख हमारे राहुल गांधी जी अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। बस बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि आपका भूचाल आ जाए, क्योंकि भाई लोग भी डरे रहते हैं, कहीं 8 बजे आ गए तब 2000 वाली ना बंद हो जाए, क्योंकि कई लोग चुरवा के रखे हैं बक्से में। तो ये बाबा आएगा, दाढ़ी वाला बाबा, तो क्या बोलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए भाई 8 बजे तो निश्चित रूप से लोग नहीं सुनेंगे, भले बाद में सुन लें। तो आगे देखिए भाई, आपका 101 बहुत पूछा गया है कि आपका सबूत का भार। तो आइए देखा जाए, आपका निर्णय सुनवाना है हमें। अभियोजन ने अपना पूरा साक्ष्य रखा, फिर अभियुक्त ने अपना बचाव लिया। हियरिंग या सुनवाई या बहस पूरी हो गई। तो जब दोनों तरफ से बहसबाजी पूरी हो गई, तो अंत में न्यायालय क्या सुनाता है? निर्णय। अब निर्णय कैसे सुनाएगा? निर्णय में क्या लिखा जाएगा? निर्णय में क्या लिखा जाएगा? और आपका कह सकते हैं ये सभी बातें इसी चैप्टर में क्रिमिनल में पढ़नी है, किस धारा से किस धारा तक? तो 353 से लेकर आपका 365 तक, यानी कि जो ये फैसला आएगा। तो देखिए फैसला क्या आएगा भाई, ये भी बता दिया जाए। जो फैसला आता है वह दो में से कोई एक आएगा, या तो एक्विटल का आएगा, एक्विटल का, या कन्विक्शन का। एक्विटल का मतलब हुआ दोष मुक्ति। दोष मुक्ति का मतलब हुआ कि अभियोजन अपना दायित्व पूरी तरह नहीं निभा पाया। इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन का जो कर्तव्य था कि वह युक्त संदेह से परे, यानी कि रीजनेबल डाउट से बाहर जाकर अभियुक्त के दोष को साबित करे कि अभियुक्त ने ही ये अपराध किया है, इसमें अभियोजन सफल नहीं रहा। तो सफल अभियोजन नहीं रहा तो अभियुक्त बरी किया जाएगा, और निर्णय किसका आएगा? दोष मुक्ति का, यानी कि एक्विटल का। अगर अभियोजन अपना दायित्व निभा लिया, यानी कि अभियुक्त के दोष को इतना साक्ष्य दे दिया कोर्ट में कि ये साबित हो गया, न्यायालय को विश्वास हो गया पूरी तरह कि ये अपराध अभियुक्त ने ही किया है, तो जो जजमेंट आएगा वह आपका कन्विक्शन का आएगा, दोष सिद्धि का आएगा। यानी कि दोष सिद्धि का, यानी कि न्यायालय में ये प्रूफ हो गया कि ये अपराध अभियुक्त ने ही किया। तो वहीं आपका जजमेंट में दो बातें रहेंगी, या तो आपका बरी किया जाएगा या दोषी ठहराया जाएगा। तो बरी कब किया जाएगा? दोषी कब ठहराया जाएगा? इसके लिए विस्तृत प्रावधान निर्णय में क्या लिखा जाएगा? इसके लिए विस्तृत प्रावधान 353 से लेकर 365 तक में दिया गया है। अब किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, फैसला सुनाया जाएगा। अब देखिए आपका जो जे और एपीओ का क्वेश्चन है, आपका मेंस का पहले 2 लाइन बता दिया जाए। मेंस में आपका 353 से भी क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि निर्णय पर टिप्पणी लिखिए। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप 353 लिखेंगे। जैसे ही आए कि निर्णय की अंतर्वस्तु बताइए, कंटेंट बताइए, यानी कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाता है, तो अगली धारा बढ़ जानी है 354, और प्री में 2 बार से आपका रिपीट कर रहा है 354। इसके बाद आपका जो मुख्य बनता है 357 बनता है। आपका अभी उत्तराखंड में भी बना था जे में कि पीड़ित को प्रतिकर, यानी कि विक्टिम को कंपसेशन किस सेक्शन में? भाई सेक्शन याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसका। उत्तराखंड जो लोग जा रहे हैं वहाँ सेक्शन बेस ज़्यादा,
इसके बाद आपका यूपीजे में बना पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, प्री में भी बन रहा है, उसको अच्छे से डील करना है। और अब मेंस में भी बन रहा है और कई एलएलएम में भी बना है। तो आइए आपका एक एक शब्दों को देखा जाए और शब्द साहब चलना है। आइए निर्णय पर हम चलते हैं। सेक्शन आपका 353। देखिए भाई आपका कैसे, देखिए आपको घर पर भी इसी स्टाइल से पढ़िए, जब भी पढ़िए। देखिए मैं अलग नहीं पढ़ाता, बस हमारा कार्य है कि जिस प्रकार आपका एक डॉक्टर के पास लाश गई, वह लाश के एक एक अंगों को चीर देता है, मृत्यु का कारण खोजता है, और मृत्यु का कारण जब पता लग जाता है तो आपका क्या मशीन से, अब तो मशीन से सिला जा रहा है, नहीं तो पहले हाथ से सिला जाता था सुआ से, और लाश को मशीन से पुनः सिल देता है। और आपका यानी कि पूरा चीड़ फाड़ किया जाता है, फिर सिला जाता है, फिर उसको सफ़ेद कपड़े में केमिकल वेमिकल डाल के बंद किया जाता है। ये डॉक्टर क्या क्यों ये आपका करता है चीड़ फाड़, ताकि मृत्यु के रीजन को क्या किया जा सके, जाना जाए। तो कानून में भी सेम बात है। आप जब भी बेरक पढ़िए, एक एक शब्दों को तोड़िए, आवश्यक तत्व तोड़िए, और जब आप शब्द जान लेंगे तो उसका जो थीम है वह या क्रोड है, उस सेक्शन का क्रोड आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। तो घर पर भी थोड़ा इसी स्टाइल से पढ़िए। देखिए मैं 353 बता रहा हूँ भाई। निर्णय पहला क्लाज है आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में। तो पहला शब्द हम उठा रहे हैं, कौन सा शब्द दिया है? आरंभिक अधिकारिता। अब समस्या यह है कि ये अब पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, आरंभिक अधिकारिता क्या है, या प्रारंभिक अधिकारिता क्या है। ये सबसे पहला तो आपका पहला ही शब्द घुमावदार है कि आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बस एक लाइन जानना है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जिस न्यायालय ने मुकदमे का ट्रायल किया यानी कि सबसे पहले जिस न्यायालय ने, याद रखिए, मुकदमे का विचारण किया, और वह न्यायालय जब फैसला देगा तो उस न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला माना जाएगा। तो आप लोग तुरंत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़िएगा। और बार बार क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय की ओरिजिनल जुरिडिक्शन आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि वह मामला सीधे और सीधे पहली ही बार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो रट कर इसको जोड़ कर जाइएगा। 131 संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो क्या केवल यही है? लिखा तो भाई बैरेक्ट में यही है, लेकिन और भी हैं। यानी कि और भी कुछ मामले हैं जो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो पिछली बार, इस बार तो नहीं, पिछली बार एमपी ने बनाया। तो आपका 72 नहीं 71 आर्टिकल 71 याद रखना है। अगर कोई भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट वह मामला किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन शुद्ध रूप से हम देखें तो ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन बेयर एक्ट में लिखा है वह किस में लिखा है? 131। लेकिन ये भी है ओरिजिनल, फिर एक बार समझिए, यानी कि पहली बार मुकदमा उस कोर्ट में ही सुनवाई हुई, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल जुरिडिक्शन।
अगला शब्द देखिए भाई, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय यानी कि आपराधिक न्यायालय में, दंड न्यायालय माने सिविल नहीं, होने वाले प्रत्येक विचारण में यानी कि प्रत्येक विचारण में यानी कि ट्रायल में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी का मतलब समझना है आपको। पीठासीन अधिकारी का मतलब हुआ कि जो उस जज या मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर क्या है, बैठा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो, हाई कोर्ट में बैठा हो, लोअर कोर्ट में बैठा हो। पीठासीन अधिकारी का मतलब याद रखिए, जो कहाँ बैठा हो, जज की कुर्सी पर या मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर, उसे हम क्या कहेंगे, पीठासीन अधिकारी। अगला शब्द देखिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में, यानी कि ये भी काफी महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेश्चन बनता है कि जब भी कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट फैसला सुनाएगा तो क्या बंद कमरे में सुनाएगा कि खुले न्यायालय में। तो तुरंत आपका एक एक शब्दों को मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से गलती होगी। पहले खुला न्यायालय समझिए भाई, खुला न्यायालय क्या होता है, क्योंकि भाई निर्णय तो कहाँ सुनाया जाएगा, बंद कमरे में नहीं, किसमें। अब आइए इसको थोड़ा देखा जाए। ओपन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में जितने लोग आ सकते हैं वे आए और सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा, किसी के पीठ पीछे फैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन भाई अगर पूरा आपका समाज कोर्ट में आपका मने कह सकते हैं कि चला जाए तो कोर्ट में जगह ही नहीं बचेगी। अतः न्यायालय चाहे तो कुछ लोगों को कोर्ट में आने से रोक सकता है कि आप न आइए, ताकि विधि व्यवस्था कोर्ट में क्या रहे, बनी रहे। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जितने लोग जा सकते हैं सभी लोग जाएं और सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा। ये है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस का पालन है कि भाई किसी के पीठ पीछे फैसला न सुनाया जाए। तो तुरंत 3 क्वेश्चन याद करना है, देखिए कैसे पढ़ना है अब कंपटीशन के लिए। खुला न्यायालय आपका कहाँ दिया गया है, तो आपराधिक न्यायालय खुला होगा, ये सीआरपीसी की धारा 327 बताएगी। सिविल न्यायालय खुला होगा, ये सीपीसी की धारा 153 बी बताएगी। और हमारा उच्चतम न्यायालय भी ऐसा ही होगा, ओपन कोर्ट होगा, अनुच्छेद 145 का क्लाज 4 बताएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बना है, क्वेश्चन हमें प्री के लिए भी चलते रहना है। ये जो सीआरपीसी की धारा 327 है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, ये सीआरपीसी की धारा में। तो भाई अच्छे से तैयार करके जाइए, की धारा में 372। अब उत्तराखंड ने बनाया, अब कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनाता था, लेकिन उत्तराखंड अब जे में सीआरपीसी में न पूछ के सीपीसी में पूछ लिया कि सीपीसी की धारा के तहत ये प्रावधान है कि सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। तो सीपीसी में कौन सी धारा मारेंगे, 153 ख या इंग्लिश में 153 बी। एक क्वेश्चन अब तक नहीं बना है, और जो क्वेश्चन अब तक न बना हो उस पर दिमाग ज़्यादा लगाना है। फिर एक बार सतर्क रहिए, चाहे आपका जे हो, रिपीटेड क्वेश्चन तो सभी लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका रट्टू तोता भी कुछ होंगे, और आपका सॉल्व पेपरों से क्वेश्चनों को क्या करने की क्षमता रखेंगे, रटने की। लेकिन बिहार एपीओ ने बता दिया कि सारे रट्टू तोता बाहर, क्योंकि आया ही नहीं। तो इसीलिए रट्टू तोता तो बनना पड़ेगा, कुछ नया आपको जानना भी पड़ेगा। एक क्वेश्चन अभी नहीं बना है, इसको जरूर याद रखिएगा,
उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 145 का कौन सा क्लास? 4। और ये आ सकता है, यानी कि नया क्वेश्चन बिल्कुल। अब आइए आगे देखा जाए भाई, शब्दशः चल रहा अभी निर्णय में। न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात तुरंत। अब आइए एमपी का मॉडल देखिए कि निर्णय कब सुनाया जाता है सामान्यतः। तो फिर एक बार याद रखिएगा, जैसे ही ट्रायल पूरा हुआ तो तुरंत सुनाया जाना चाहिए। इसका मतलब देखिए, विचारण कब पूरा होगा? तो अभी हमने बताया कि इधर अभियोजन है और दूसरी तरफ कौन होता है? अभियुक्त। इधर अभियोजन प्रोसिक्यूशन, यानी कि सरकार चलाती है मुकदमा ज़्यादातर, और इधर अभियुक्त हो गया। अभियोजन अपनी ओर से साक्ष्य और गवाहों को पेश किया, अभियुक्त भी अपना बचाव किया। दोनों पार्टियों ने बहस किया, आर्गुमेंट किया, और आर्गुमेंट के बाद आपका सुनवाई क्या हो गई? पूरी। तो अब यही क्वेश्चन आपका बनता है कि सामान्य नियम क्या है, निर्णय सुनाने का जनरल रूल क्या है? एमपी ये बना चुका है। तो जनरल रूल यही है कि जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हुई तुरंत न्यायालय क्या सुना दे? निर्णय। तो पहला नियम क्या आया? कब निर्णय सुनाना चाहिए? तो पहला नियम यही आया कि विचारण की समाप्ति के तुरंत पश्चात, यानी कि जैसे ट्रायल क्या हुआ? समाप्त हुआ, तुरंत फैसला क्या करिए? सुना दीजिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि तुरंत फैसला नहीं सुनाया जाता, फैसला सुनाने की डेट डाल दी जाती है, क्योंकि जज सभी साक्ष्यों पर विचार करेगा, बयानों को पढ़ेगा और अंत में क्या करेगा? फैसला सुनाएगा। एक उदाहरण देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका सलमान खान का ही मामला देखा जाए कि जब हियरिंग पूरी हो गई तो तत्काल फैसला नहीं सुनाया गया, फैसले के लिए डेट डाली गई और उस दिन अभियुक्त आया और तब फैसला सुनाया गया। तो अब क्या होगा फैसले में? कोई नहीं जानता। या तो आप खड़े खड़े, जैसे कि राम रहीम आए, आपका राम रहीम पूरा लाव लश्कर से आए और आपका सैकड़ों गाड़ियां लेकर आए और न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आप कन्विक्ट किए जाते हैं, आप दोषी हैं। तो दोषी हो गया तो अब घर नहीं जाना है, वहीं से कहाँ जाएंगे? जेल। और जेल में क्या काम मिला है राम रहीम को? बताया जाएगा। तो फूल माली का, यानी कि फूल को छटाई करिए, पानी दीजिए, ताकि पौधे बड़े होंगे तो आप भी फूल का क्या करिए? आनंद उठाइए भाई, अन्यथा ना लीजिएगा। भाई आपका देखिए छाता वाले भी आ गए हैं आज बिहार से, तो भाई अन्यथा ना लीजिएगा। आपका बताया जाए, ये उदाहरण दिया जा रहा है, अभी आगे बताया जाएगा। यानी कि अभी समाप्त नहीं हुआ कहानी, अभी तो ये 2 लाइन में हमने बताया कि कैसे पढ़ना है आगे और कंपटीशन के लिए। आगे देखिए भाई, तो पहला नियम ये पूछा गया एमपी में कब सुनाया जाएगा? तुरंत। सिविल मामलों में भी सेम नियम लागू होगा। जैसे ही सुनवाई पूरी होती है, पहला नियम क्या है कि सुनवाई पूरी होने के तुरंत पश्चात सुनाइए। अगर क्रिमिनल में अब आ जाइए, अगर तुरंत नहीं सुनाया जाता तो भाई बाद में सुनाया जाएगा, और बाद में सुनाया जाएगा तो कोई क्या डाली जाएगी? तारीख। अब इसी शब्द सा देखिए, देखिए भाई आपका खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय तुरंत निर्णय न सुनाकर बाद में सुना सकता है। तो यही समस्या उत्पन्न होती है। आपका अच्छे से याद रखना है, बाद में सुना सकता है तो कितने दिन बाद सुना सकता है? तो क्या यहाँ बेयर एक्ट में कोई समय है?
सिविल मामलों में है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में कोई समय नहीं। अब यहीं भरमा देगा, बाद में सुनाया जा सकता है 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, 200 दिन के अंदर, इनमें से कोई नहीं। क्रिमिनल में आएगा तो क्या मार कर आएंगे आप लोग? इनमें से, क्योंकि बेयर एक्ट की जहां तक बात है, बस ये है कि बाद में सुनाया जाएगा, लेकिन समय नहीं दिया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? आज भी भक्त इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगली बार भी इंतजार करें और 15 लाख के लालच में ओट परोट क्या करें, बरसाएं। तो कब मिलेगा? पूछे कोई जाकर, वही क्रिमिनल मामले में कब फैसला? तो एक आपका उदाहरण बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण है भाई, उदाहरण भी हमें चलते रहना अच्छे अच्छे। ये मुलायम जी के खिलाफ आपका ये मामला था कि क्या इनके खिलाफ आय से अधिक मामले की सीबीआई जांच कराई जाए कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के यहाँ मामला था, वो क्या किए कि 3 साल तक फैसला नहीं सुनाए। 3 साल बीत गया, फैसला नहीं सुनाए, अंत में रिटायर भी हो गए। तो नया जज आया, तो आपका मुलायम जी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया और कहा कि कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। मैंने आय से अधिक मामलों में कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। अब भाजपा वाले भाई डरवा दिए उस समय, फिर मायावती डरी हैं, देखिए कुछ नहीं बोल रही है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि 1 अरब उनके भाई और कौन कौन सब जमा किए हैं नोटबंदी में, और तुरंत ईडी और सीबीआई क्या पड़ जाएगी। यानी कि ये जो तोता है, रट्टू तोता, तुरंत आपका क्या कर जाएगा पीछे, और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अभी तक नहीं गए, नेताजी भी नहीं गए जेल, तो अब क्यों जाएं? और ये भी नहीं गए तो भाई क्यों जाएं? तो भाई ये भी डरवाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए आपका, यानी कि अगर तुरंत निर्णय नहीं सुनाया जाता तो बाद में सुनाया जाएगा। यहाँ बहुत एक अच्छा प्री में क्वेश्चन बनता है, अगर बाद में सुनाया जाएगा तो इसकी सूचना दी जाएगी न्यायालय द्वारा, और किसको दी जाएगी? या तो पक्षकारों को या उनके प्लीडरों को, प्लीडरों को। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लीजिए कि जिस तारीख को फैसला सुनाना है, न तो पक्षकार आए और न ही प्लीडर आए, तो क्या न्यायालय फैसला सुना सकता है कि नहीं? कि डेट डाले, सुना सकता है। वो फैसला अवैध नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बार सूचना दे दी गई है और आप उस तारीख को अगर गैर हाजिर रहते हैं तो फैसला सुनाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो क्वेश्चन ये बना है कि पक्षकारों या उनके प्लीडरों की गैर हाजिरी में सुनाया गया निर्णय वैध होगा कि अवैध होगा? तो आप वैध मार कर आइए, अभी आगे बताया जाएगा। अगला देखिए भाई आपका, अगला ये आया कि आखिर फैसला कैसे सुनाया जाएगा। तो फैसला सुनाने के एमपी ने ही ये क्वेश्चन बनाया है कि फैसला कैसे सुनाया जाएगा। तो क्लास 1 में ही 3 बातें बताई गई हैं और तीनों अच्छे से पढ़ना है। देखिए कैसे फैसला सुनाया जाएगा जज द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ए, बी और सी, एक बार हम भी आपका सुना देंगे, मैंने 2 लाइन में। देखिए पहला क्या है, संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, यानी कि डिलीवर करके, परिधान करके, यानी कि संपूर्ण निर्णय को अभियुक्त को क्या किया जाए? दे दिया जाए। फिर पहला देखिए, संपूर्ण निर्णय क्या किया जाए? अभियुक्त को दे दिया जाए और फैसला सुना दिया गया। लेकिन ऐसा होता कम है। फिर एक बार समझिए भाई, कागज पत्र लिख लिया गया, अभियुक्त को दे दिया गया कि लो ये निर्णय, तो संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता कम है। दूसरा देखिए, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, यानी कि पहला था कि पूरा पोथन्ना क्या किया जाए? दे दिया जाए, पढ़ा ना जाए।
फिर एक बार समझिए, पहला है कि पूरा पोथन्ना जो जजमेंट 50 पेज 25 पेज जो भी बना हो अभियुक्त को दे दिया जाए, हो गया, सुना दिया गया। दूसरा ये है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट एक एक शब्दों को क्या करें, पढ़ें। अब आप लोग बताइए, अगर 25 पन्ने का निर्णय है तो पढ़ते पढ़ते उनको घंटों लग जाएंगे, तो ये नीति क्यों अपनाई जाए, लेकिन अपनाई जा सकती है। तो निर्णय कैसे सुनाया जाएगा बताइए। तो पहला क्या हुआ, परिधान करके। दूसरा क्या हुआ, पूरा निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, किसको, अभियुक्त को। तीसरा ही यूज करते हैं ज्यादा, देखिए तीसरा खंड, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस भाषा को एक्यूज या अभियुक्त या उसका अधिवक्ता समझता है, उस भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग यानी कि जो इन्फोर्स कराना है उसको केवल पढ़ दिया जाएगा, और उस निर्णय के सार को यानी कि मुख्य मुख्य बातों को क्या किया जाएगा, अभियुक्त को समझा दिया जाएगा। तो आइए आपका कुछ सारवान भाग देखा जाए। आपका तब ब्रेक दिया जाएगा भाई 10-12 मिनट, क्योंकि आज कुछ व्यक्तिगत कारणों से लेट भी हो गया था। मैं देखिए आपका केवल पढ़ाना ही काम नहीं है, एक बात और बता दें, और भी व्यक्तिगत भी घरेलू काम तमाम कार्य रहते हैं। वैसे मैं बहुत कम ही मिलता जुलता किसी से हूँ, बहुत मैं कहीं जाता नहीं हूँ जल्दी, न तो फंक्शन में भी कम जाता हूँ, न मिलना जुलना, क्योंकि आदमी जब मिलना जुलना और राजनीति में सक्रिय हो जाएगा तो उतना अच्छा पढ़ा नहीं पाएगा। और पढ़ाने के लिए ला है, आप जितनी बार पढ़ेंगे निश्चित तौर पे, आज ही पुराने लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मिला होगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपसे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए आपका और भी इसी में काम है भाई। तो इसीलिए आपका कभी का लेट हो जाता है, लेकिन लेट भले हो जाए, पढ़ाने में भले क्लास ना चले लेकिन पढ़ाने में कोई कमी न रहे। अगर नहीं तैयार रहता तो मैं बंद कर देता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाता। नहीं मन रहेगा तब भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, भले लोग नाराज हों। एक दिन नाराज होंगे, लेकिन हमेशा के लिए तो नाराज नहीं होंगे कि सर ने ये तो बताया नहीं, आ गया। भाई ऐसा पढ़ाइए कि आए, रिकॉर्ड रहा है भाई, चाहे बिहार एपीओ कहीं भी। तो आप अच्छे से एक एक बस लेक्चर सुनिए, किताब उताब के चक्कर में न पढ़िए बेरट के। नए लोगों को फिर बताया जाए, लेक्चर पर्याप्त हैं, आप किताब और बेरट के चक्कर में ज़्यादा न पढ़िए। फिर एक बार देखिए भाई, आपका एक उदाहरण बताया जाए, उदाहरण लालू यादव जी का ही बताया जाए, सबसे प्रवर्तनीय भाग सुना दिया जाए। देखिए आपका चारा घोटाले में ये कोर्ट में गए, पूरा पलटन गई थी, यानी कि पलटन मतलब कि पूरा कुनबा गया, ज़्यादातर इनके पार्टी के कार्यकर्ता, तो सभी लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो बाहर ही क्या किए गए, रोक दिए गए। ज़्यादा लोग फूल माला लेकर और मिठाई लेकर खड़े थे कि लालू जी बाइज्जत बरी होकर आएंगे। अब निर्णय देखिए, पहला ये है कि भाई ये होता कि निर्णय की कॉपी अभियुक्तों को, सभी अभियुक्तों को न्यायालय क्या करता, दे देता। दूसरा था कि जो पोथन्ना था 50-60 पेज का, अब एक एक लाइन पढ़ता न्यायालय। लेकिन तीसरा ये है कि पूरा निर्णय न पढ़िए, निर्णय का जो प्रवर्तनशील भाग है, यानी कि किस अपराध में आप दोषी हैं और किस में निर्दोष हैं, ये पढ़कर सुना दिया जाए और उसका सार बता दिया जाए। पूरा निर्णय नहीं देना है आपका, जैसे कि आपका ये इन इन लोगों पर इन इन धाराओं का आरोप था, इन इन धाराओं में ये बरी, ये दोष मुक्त, ये दोष मुक्त, ये दोष मुक्त। तो जब दोष मुक्त की लिस्ट समाप्त हो गई तो उसके बाद मान कर चलिए कि जो बचे हैं वह क्या किए जाएंगे, दोष सिद्ध। और तब आपका ब्लड प्रेशर और तमाम बीमारियां उत्पन्न होना क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। जेल जेल होता है। आप जाकर शाहरुख खान के बेटवा से पूछिए कि कितना जेल में आनंद आ रहा है। जेल जेल होता है, और सभ्य आदमी और बाहर का आदमी जेल में चला जाए तो 10 दिन भोजन नहीं करता।
मैं बता दूं, ऐसे भले भूखे रह जाए, वो अंत में भोजन करता है। तो ऐसी दशा में तो लालू यादव के मामले में ये धाराओं का आप पर आरोप है। इन इन धाराओं के तहत ये अपराधों में आप पर दो माने आपका दोष साबित हो गया है। अतः मैं इन इन धाराओं में आपको दोषी ठहराता हूँ। ये फैसला आ गया। तो बताइए, क्या पूरा पढ़ा गया, दिया गया, कि केवल प्रवर्तनशील भाग पढ़कर सुनाया गया और उसका सार बता दिया गया कि आप क्या हैं, दोषी? तो जैसे ही दोषी ठहराया जाएगा, अब घर नहीं जाना है, फूल माला सब नष्ट कर देना है और मिठाई उठाई गरीबों को बांट देना है, कार्यकर्ताओं को नहीं। अब कहाँ जाएंगे लोग? जेल। अब उसके बाद 2-4 दिन बाद बुलाया जाता है, दंड के प्रश्न पर सुना जाता है। तो आगे अभी बताया जाएगा, अभी एक ही बार सब न बता दिया जाए। तो थोड़ा भाई रेस्ट ले लीजिए। तो अभी सीआरपीसी ही चलाते हैं, क्योंकि भाई आपका 2-3 दिन से तबीयत भी खराब थी, इधर बहुत लंबा क्लास नहीं खींच पा रहा है। तो आज थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन बीच बीच में सुबह तो ज़्यादा खांसी आ रही थी, शाम को ऐसे आप लोगों के लिए अच्छा है कि कम खांसी आई। सुबह तो ज़्यादा खांसी आ गई, अंत में रोकना ही पड़ा। तो आपका अभी सीआरपीसी ही आज चलेगी, क्योंकि भाई से आधा घंटा या 40 मिनट और चलेगा। कल से आपका सीआरपीसी और आईपीसी दोनों चलेगी, क्योंकि कल शेड्यूल सही रहेगा। तो आपका अभी सीआरपीसी पढ़ाएंगे भाई, आधा घंटा या 45 मिनट, जितना जब तक आपका गला साथ दे दे हमारा। क्योंकि फिर आज जाकर कुछ दवा लेनी पड़ेगी कि खांसी उसी ना आए। भाई बुखार उखार था, 100 डिग्री से ऊपर हो तो सही हो गया, लेकिन थोड़ा खांसी बची। तो 15 मिनट बाद ही क्लास चलेगा भाई, पहले आधा घंटा 40 मिनट चले। देखिए, आपका सेक्शन 353 चल रहा था, इसमें हमने आपका अब तक क्लास 1 बताया, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है। एमपी का मॉडल ये बना है कि आपका निर्णय कैसे सुनाया जाता है। तो पहला डिलीवर करके संपूर्ण निर्णय, ये भी सही है। दूसरा संपूर्ण निर्णय पढ़कर, ये भी सही है। और प्रवर्तनीय भाग पढ़कर, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी मारना है, यानी कि अगर आ जाए तो 3 ऑप्शन देगा, और लास्ट में एमपी ने बनाया है उपर्युक्त सभी। अब खंड 2 देखिए, जहां उपधारा 1 के खंड क के अधीन, तो पहले उपधारा 1 का खंड ए देखा जाए। तो ए में हमने ये बताया था कि संपूर्ण निर्णय परिदत्त करके, यानी कि परिदान करके सुनाया जा सकता है। यानी कि निर्णय की जो कॉपी है उसको अभियुक्त को क्या किया जाए, दे दिया जाए। इसके लिए ये बना है खंड 2। देखिए, जहां उपधारा 1 के क्लाज ए के अधीन निर्णय दिया जाता है, यानी कि संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाता है, मैंने कॉपी अभियुक्त को दे दी गई। वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिप से लिखवाएगा, यानी कि अब उसका जो क्लर्क है उससे लिखवाएगा। और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है, यानी कि जैसे ही वह निर्णय की कॉपी क्या हो जाती है, पूरा क्लर्क द्वारा तैयार, जैसे तैयार हो जाती है, वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन आपका बना है, देखिए कैसे मॉडल बना है। अगर संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया गया है और वह निर्णय न्यायपीठासीन अधिकारी ने, यानी कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने जो उस पद पर क्या है, बैठा, अगर अपने हाथ से निर्णय वह नहीं लिखा है, यही क्वेश्चन बना है, अगर वह अपने क्लर्क से बोलकर निर्णय या आशुलिपि से बोल, टाइपराइटर या जो भी कहिए, या 60 हैंड में भी लिखते हैं, हाई कोर्ट में आपका 60 हैंड में लिखते हैं आपका, माने जज बोलते रहते हैं और 60 हैंड में लिखकर फिर उसको विस्तृत किया जाता है। तो अगर जज साहब ने
या मजिस्ट्रेट ने स्वयं अपने हाथों से फैसला नहीं लिखा है और आशुलिपि से लिखवाया है, यानी कि क्लर्क से, तो जैसे ही वह निर्णय पूरा होगा, अब जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? लास्ट में साइन करेंगे कि निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर क्या करेंगे? साइन। और उसके बाद उस पर क्या डालेंगे? तारीख, डेट डाल देंगे, किस तारीख को निर्णय सुनाया गया। अब ये समस्या देखिए, आपका 3-4 यहाँ उत्तराखंड बनाया है, यूपी भी बनाया है, और 3-4 समस्याओं से रूबरू होना है। पहली समस्या ये, अगर पीठासीन अधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से फैसला नहीं लिखा है, तब ये आवश्यक है कि फैसले के प्रत्येक पृष्ठ पर वह अपना साइन करे। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि अगर वह स्वयं अपने हाथों से फैसला लिखा है, तो ये भी आ चुका है, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। तो कब किया जाएगा? लास्ट में तारीख डाली जाएगी। फिर यूपी का मॉडल, आइए इस पर 3-4 मॉडल बने, ये नहीं कि ऐसे निकल जाएगा। यूपी का मॉडल है कि एक न्यायाधीश निर्णय सुना दिया, मैंने मुख से बोलकर क्या किया? सुना दिया, और साइन करना या तारीख डालना भूल गया, तो ये अनियमितता निर्णय को दूषित करेगी, यानी कि निर्णय अवैध करेगी। निर्णय को दूषित नहीं करेगी, यानी कि निर्णय अवैध नहीं होगा। तो कंसेप्ट ये बना लीजिए कि निर्णय पर साइन आपका प्रक्रियात्मक पक्ष है, सारवान बात है निर्णय सुनाना। अगर न्यायालय ने निर्णय सुना दिया और किसी कारण से तारीख या साइन नहीं डाल पाया, तो निर्णय में ये जो अनियमितता होगी, ये त्रुटि होगी, ये जो मिस्टेक होगा, ये गलती आपका सारवान नहीं मानी जाएगी और ये गलती क्षम्य है, और इस गलती के कारण निर्णय अवैध नहीं होगा। यानी कि आप ये मारेंगे कि ये अनियमितता, ये इरेगुलरिटी, ये गलती निर्णय को दूषित नहीं करेगी। याद रखे रहिए, यूपी एपीओ में पूछा है। मेन क्या है? निर्णय सुनाना कि साइन करना? सुनाना। अगर सुना दिया, यूपी एपीओ का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालना है। एक न्यायाधीश निर्णय लिख दिया लेकिन सुनाया नहीं। तो भाई मैं अभी बताया, निर्णय लिखना महत्वपूर्ण है कि सुनाना? सुनाना। और सुनाया नहीं तो वह उसकी क्या मानी जाएगी? कि निर्णय सुना दिया, निर्णय नहीं सुनाया, उसकी एक राय मानी जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कहीं भी बेयर एक्ट में ये बात नहीं लिखी गई है कि अब क्या होगा। अतः जब कोई बात न तो बेयर एक्ट में लिखी हो, न आपका न्यायालय का कोई स्पष्ट डिसीजन हो, तो जो आयोग मान लेता है उसी को रट्टा मार कर जाना चाहिए। तो ये न्यायाधीश की एक ओपिनियन, एक विचार, एक राय मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? राय। अब दूसरा क्वेश्चन अगला आइए। अगर एक जज था या मजिस्ट्रेट, वह निर्णय लिख दिया लेकिन सुनाया नहीं, तो क्या, और मर गया या रिटायर हो गया या बर्खास्त हो गया, जो भी, या अक्षम हो गया, तो क्या उसका जो पद उत्तरवर्ती हैं, यानी कि उसके पद पर जो नया मजिस्ट्रेट या जज आया है, क्या पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुना सकता है कि नहीं? तो क्या मार कराएंगे? सुना सकता है कि नहीं? सुना सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्णय में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई, साइन का, हस्ताक्षर का, तारीख का, तो ये क्षम्य है, क्योंकि मुख्य पहलू निर्णय का है। आपका कह सकते हैं कि साइन नहीं बल्कि क्या करना? सुनाना। हम लिखवाते समय इसको लिखवाएंगे। 4 हमने क्वेश्चन बनाया, 4 जगहों पर आ चुका है, कुछ उत्तराखंड में और कुछ कहाँ आया है आपका, कह सकते हैं कि यूपी में।
और इसको हम लिखवाते समय 1-2 दिन बाद हर हाल में लिखवाएंगे, ताकि प्रयास हो कि इस बार यूपी एपीओ हैं या जो भी आए जे आए, आपका सीआरपीसी से एक क्वेश्चन 3 दिन पढ़ाया गया था, बाहर नहीं गया एपीओ में, अब तो लगातार पढ़ाया जाएगा, अभी तो समय भी है भाई। पिछली बार भी बाहर नहीं गया था प्री में आपका, जितना हम बता दिए थे। अगला क्लास 3 देखिए भाई, जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग यथा उपधारा 1 के खंड ख या ग के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे, और यदि उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो फिर बताइए आप लोग, तो अगर पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से लिखा है तो क्या प्रत्येक पृष्ठ पर साइन उसकी आवश्यक है? नहीं। कब साइन हर एक पृष्ठ पर होगी? जब आशुलिपि से। ये नियम आपका दूसरा यानी कि पढ़कर सुना दिया गया, और तीसरा यानी कि सी पहला का सी यानी कि प्रवर्तनीय भाग सुना दिया गया, इसमें भी ये नियम क्या होगा? लागू होगा। और साइन तो किया ही जाएगा, फिर वही कहानी, साइन छूट गया, सुना दिया निर्णय, तो क्या होगा? निर्णय वैध माना जाएगा कि अवैध? वैध। अवैध न मार दीजिएगा। चौथा खंड आइए, जहां निर्णय उपधारा 1 के खंड सी में, अब सी फिर आ जाइए भाई। 1 का सी हमने क्या बताया था? 1 का सी बताया कि पूरा निर्णय न सुनाइए, निर्णय का जो प्रवर्तनीय भाग है जो लागू हो रहा है, यानी कि दोष मुक्त हुआ कि दोष सिद्ध किन धाराओं में, केवल वह सुना दीजिए, और निर्णय का सार बता दीजिए। सार मतलब क्या हुआ? पूरी कहानी की मुख्य बातें, मुख्य बातें। चलिए तब क्या होगा, तो देखिए चौथा खंड, जहां निर्णय उपधारा 1 के खंड सी में विनिर्दिष्ट रीत से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां केवल निर्णय का प्रवर्तनीय भाग यानी कि किन किन धाराओं में आप दोष मुक्त हुए हैं या किन किन धाराओं में आप दोषी ठहराए गए हैं, केवल ये बता दिया गया, ज़्यादा नहीं। ये बताने में आपका 6-7 लाइन में काम चल जाएगा। कितने लाइन में? 6-7 लाइन, कि आप पर इन इन धाराओं का आरोप था, इन इन धाराओं में आरोप नासाबित होते हैं, और इन इन धाराओं में आरोप साबित होते हैं, अतः इन इन धाराओं के तहत आपको दोष सिद्ध किया जाता है। बात खत्म। यह यही उपाय किया जाता है भाई, उतना पंचौरा 50 पेज का नहीं सुनाया जाता। तो ऐसी दशा में आपका तुरंत एक कॉपी निर्णय की पक्षकारों को या उनके अधिवक्ताओं, प्लीडरों मैंने क्या, अधिवक्ताओं को तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, निर्णय द्वारा, फ्री में कि पैसा लेकर? फ्री में। अगला देखिए पांचवा, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर अभियुक्त कस्टडी में है, या तो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल में रहेगा तो जेल में रहेगा, और पुलिस कस्टडी में रहेगा तो थाने में। ये याद रखिए, आगे बताया जाएगा। यदि अभियुक्त, सामान्य नियम ये है, अब यही क्वेश्चन अगला यूपी एपीओ और यूपी जे अटैक कर रहा है, कि सामान्य नियम ये निकला क्लास 5 में कि यदि अभियुक्त कस्टडी या अभिरक्षा में है तो निर्णय जब सुनाया जाएगा तो न्यायालय उसे क्या करेगा? बुलाएगा। लेकिन सतर्क ये रहना है कि कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहीं मुख्य रूप से आपको लिखना भी है और दिमाग में बैठाना भी है टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए अगला खंड वाइज चला जाए। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा
सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त कस्टडी में नहीं है तो न्यायालय उसे माने अपेक्षा करेगा, आशा करेगा कि इस तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, आप इस तारीख को कोर्ट में क्या रहिएगा, हाजिर। क्यों? क्योंकि आडि अल्ट्रम परटम प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है कि किसी के पीठ पीछे कोई फैसला न सुनाया जाए, फैसला उसके सामने सुनाया जाए। ये किसका नियम है? नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय का या प्राकृतिक न्याय का। यहाँ ये नियम क्या है? समाहित। लेकिन लेकिन खतरनाक होता है, यानी कि जब भी लेकिन लग जाए, दो ऐसी कंडीशन है, इसको रट्टा मार कर जाइएगा भले न समझ में आए। दो ऐसी स्थितियां सीआरपीसी में दी गई हैं जहां की निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक न्यायालय में नहीं है। फिर एक बार हम बता रहे हैं नए लोगों के लिए, दो ऐसी कंडीशन सीआरपीसी में दी गई हैं जहां, यानी कि क्वेश्चन का मॉडल भी बना दिया जाए, कब निर्णय सुनाते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन जे में भी आ चुका है, एपीओ में। तो कितने कंडीशन याद करके जाएंगे? दो। देखिए दो कौन कौन है। किंतु से हमें पढ़ना है। किंतु से देखिए यही दो कंडीशन बताया जाएगा। किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसके व्यक्तिगत हाजिरी, पर्सनल अपीयरेंस से उसे मुक्ति दे दी गई हो और दंडादेश केवल जुर्माने का है। यानी कि पहला कंडीशन ये है कि जब ट्रायल चल रहा था, विचारण चल रहा था, तो न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से उसे क्या दे दी थी? छूट, उन्मुक्ति। और जो दंड दिया जाना है यह केवल किससे रिलेटेड है? फाइन से। तो कुछ तो बताइए, जहाँ की आपका अब यही दिमाग लगाना है। और बिहार एपीओ अच्छा क्वेश्चन बनाया था भाई। आपका 206 धारा इसमें जोड़नी पड़ेगी। एक उदाहरण के लिए भाई देखिए, आपका उदाहरण न भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो प्रावधान ही आ जाए। फिर हम बता रहे हैं एक बार, गलती यही होगी। कब अभियुक्त की हाजिरी आवश्यक नहीं है? तो पहली कंडीशन क्या है? जब विचारण या ट्रायल या उसको विचारित किया जा रहा था, तब न्यायालय ने उसके पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्तिगत हाजिरी या स्वयं उपस्थित होने से क्या दे रखी थी? छूट। और जो निर्णय है ये कारावास का है कि केवल जुर्माने का? केवल जुर्माने का, तो बुलाना आवश्यक नहीं। अब आइए, इसके लिए आपका एक उदाहरण अच्छा पढ़ना पड़ेगा, 206 और 253। कौन कौन सा? अभी बिहार में कौन पूछा गया था बताइए तो? 253 पूछा गया था, अभी पूछा गया था, ये नहीं कि नहीं पूछा गया। यानी कि आपका देखिए अभी एक सेक्शन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कितने क्वेश्चन निकाले गए ये ध्यान में रखिए। और इसलिए निकाले गए कि एक एक शब्दों को कोरिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो ये न जानिए कि ये कभी सेक्शन नहीं हुआ, तमाम सेक्शन क्या हो गए आपके कंपटीशन के लिए। और इसी तरह घर पर भी पढ़िए। देखिए आपका 206 इंटरव्यू में भी 206 भाई, विशेष समन, स्पेशल विशेष समन हम बता रहे हैं। आपका उदाहरण विशेष समन, स्पेशल समन का बताया जा रहा है। आपका ये पूछा गया था इंटरव्यू में, स्पेशल समन क्या होते हैं? बिहार इंटरव्यू में पूछा गया था जे में। आप ये बताएंगे कि ऐसे अपराध जिसमें दंड केवल जुर्माने का हो और जुर्माना अधिकतम 1000 तक हो। कितना तक? 1000। तो न्यायालय स्पेशल समन जारी कर सकता है, अभियुक्त से कह सकता है कि तुम न आओ न्यायालय में, और डाक द्वारा या अपने अधिवक्ता द्वारा माने प्लीडर द्वारा जुर्माने की रकम क्या करो? भेज दो। इसी को हम क्या कहेंगे एक लाइन में? विशेष समन या स्पेशल समन।
अब बताइए, ट्रायल के दौरान इसे छूट दे दी गई और अपराध केवल किसका था? जुर्माने का। और न्यायालय ने किसका दंड दिया है? केवल जुर्माने का। तो क्या अभियुक्त का न्यायालय में निर्णय सुनाते समय हाजिर होना आवश्यक है? नहीं। और दूसरा आपका, जब अभियुक्त को आपका एक्विटल कर दिया गया हो, एक्विटल का मतलब कि दोष मुक्त का निर्णय हो। दोष मुक्त का मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने ये मान लिया कि अभियुक्त के ऊपर जिन धाराओं का इल्जाम था वे इल्जाम न्यायालय में साबित नहीं हो पाया। तो क्या सुनाया जाएगा? दोष मुक्ति का निर्णय। यहाँ भी थोड़ा सतर्क रहना भाई, अभी आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लगातार आ रहे हैं। एक ये होता है कि संदेह का लाभ पा लिया। संदेह का लाभ पा लिया का मतलब डाउट ऑफ बेनिफिट पा लिया। इसका मतलब कि साक्ष्य तो था लेकिन इतना साक्ष्य पर्याप्त नहीं था कि उस आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सके। तो ये संदेह का लाभ के आधार पर उसे क्या किया गया है? बाइज्जत बरी नहीं, दोष मुक्त। एक होता है कि एविडेंस का पूरी तरह अभाव था, तो वहां आपका बाइज्जत बरी किया जाता है। यानी कि फिर एक बार समझिए, दोनों मामले अलग अलग हैं। संदेह का लाभ अभियुक्त पा लिया, यानी कि साक्ष्य था लेकिन उतना नहीं मजबूत था जितना होना चाहिए सजा के लिए। और बाइज्जत बरी का मतलब कि साक्ष्य का पूरी तरह क्या था? अभाव। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई पुलिस बल में नौकरी पाया है या कोई ऐसी सेवा में जहाँ की उच्च नैतिक चरित्र का होना चाहिए। अब कितना उच्च नैतिक चरित्र के पुलिस वाले होते हैं ये आप जानते ही हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और पुलिस एक्ट में कई बार बताया गया है जिसका चरित्र ही आपका ढीला है वहीं आगे जाकर आपके चरित्र का क्या करेगा? सत्यापन। पुलिस ही करेगी सत्यापन जब नौकरी पा जाएंगे। तो जिसका चरित्र ही क्या है? ढीला है। तो फिर एक बार कहानी बैक किया जाए भाई। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर केवल संदेह का लाभ दिया गया है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सरकारी नौकरी के लिए बाइज्जत बरी होना आवश्यक है। लेकिन दोनों में अभियुक्त क्या होता है? दोष मुक्त या एक्विटल ही होता है। लेकिन कब वो सरकारी नौकरी के योग्य हो जाएगा दोष मुक्ति पर? जब बाइज्जत बरी हो। और कब अयोग्य होगा? जब संदेह का क्या पाया हो? लाभ। ये बार बार भाई कई आप पेपर भी देख सकते हैं, लगातार ये सोशल मीडिया पर आ रहा है। आगे देखिए भाई, देखिए आपका परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं तो बस एक लाइन में इसको बता देना है। अगर एक से अधिक अभियुक्त हैं, 5 मान लीजिए एक्यूज्ड हैं, 3 आए 2 नहीं आए, निर्णय पांचों के विरुद्ध सुना दिया गया, तो ये नियम सही माना जाएगा कि गलत? सही माना जाएगा, भले 2 ना आए हों, इससे मतलब नहीं है। 7वां खंड देखिए, किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था, या पक्षकारों पर या उसके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप हो गया था या गलती हो गई थी। तो हम पहले ही बताए, क्लास 1 को फिर कोरिलेट करिए इससे भाई। निर्णय कब क्रिमिनल मामलों में सुनाया जाएगा? तो पहला नियम है कि सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत नहीं सुनाया जाता, तो डेट डाली जाएगी अगली, और उस डेट की सूचना किसको दी जाएगी? पक्षकारों को या उनके प्लीडरों को। प्लीडर मतलब क्या? अधिवक्ता। मान लीजिए कि जिस दिन सूचना दी गई है कि आइए, एक पक्षकार आया या दोनों नहीं आए, निर्णय सुना दिया गया,
तो ये एमपी में पूछा है, निर्णय वैध होगा कि अवैध? वैध। और मान लीजिए कि सूचना देने में कोई त्रुटि हो गई, सूचना पहुंची ही नहीं और न्यायालय ने उस तारीख को निर्णय सुना दिया और कोई आया ही नहीं, या एक ही पक्षकार आया, तब भी निर्णय क्या माना जाएगा? वैध। यानी कि ये अनियमितता निर्णय को दूषित नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ, और निर्णय क्या माना जाएगा? वैध। आठवां खंड देखिए, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। तो आपका 465 क्या है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा और एक लाइन में मैं समझा रहा हूं। देखिए भाई, 465 में आपका पिछले यूपीएपीओ में आ चुका है, मैं बता भी चुका हूँ, सेक्शन नहीं बताया था, इस बार सेक्शन भी बता दिया जाए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हुई हैं न्यायालय द्वारा, लेकिन उन गलतियों को क्षम्य माना गया है, माने उन गलतियों का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। आपका जैसे कि न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और वारंट पर न्यायालय की क्या छूट गई थी? मुद्रा। ये गलती क्षम्य है और वारंट वैध माना जाएगा। न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, निर्णय पर डेट ही डालना भूल गया, साइन ही करना भूल गया, तो बताइए ये गलती क्षम्य है कि अक्षम्य है? क्षम्य है। ये निर्णय को दूषित नहीं करेगी। और किस सेक्शन में ये गवर्न होगा? 465। आगे बताया जाएगा। अगला आइए 354, निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। आपका पिछली बार तो यूपीजे में 3 क्वेश्चन आया था, देखिए एक ही लाइन में हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। 354 भी आया। देखिए भाई कैसे आपको पढ़ना है, 3 क्वेश्चन फ्री में आया है पिछली बार, जाकर आप देख सकते हैं साल पेपर। देखिए निर्णय की भाषा, एक तो भाषा पर उत्तराखंड और तमाम बन जाता है, और निर्णय की अंतर वस्तु, अंतर वस्तु माने कंटेक्ट, कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, याद रखिए अंतर वस्तु। जैसे ही आप अंतर वस्तु, पहले तो भाषा पर देखा जाए, हेडिंग ही देखिए, क्योंकि हेडिंग से ही आपका 3 क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में बना था और एपीओ में भी चांस है। एमपी यूपी और उत्तराखंड में भाषा बनता है कि अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी, तो ये राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो सीआरपीसी की धारा 272 यानी कि 200, सही है ना, देखिए 272 सिविल मामला है तो सीपीसी की धारा 137, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा है तो संविधान का अनुच्छेद 348। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता है ज्यादा। फिर याद रखिए सीआरपीसी की किस धारा में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है, तो कौन सी धारा रट कर जाएंगे? 272। कौन सी धारा? एक बार देख लीजिए तो सही है ना, एक बार देखिए तो भाई, नहीं हल्का सा भी भाई संदेह हो तो उसका निवारण कर दिया जाए। एक बार भाई, एक बार गलती हो जाएगी तो हजारों लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, भाई 2-3 हजार से अधिक लोग पढ़ रहे हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है भाई आपका। इसलिए एक बार देख लीजिए, 1 मिनट, वो सही है, लेकिन गलत प्रयास हम भी करते हैं कि न हो। तो आपका देखिए क्वेश्चन का मॉडल इस पर अब बनाते रहे। अभी शब्द हम केवल बेयर एक्ट नहीं उठाए हैं, बेयर एक्ट का केवल हेडिंग से आपका 6 क्वेश्चन निकालना है, केवल बेयर एक्ट से नहीं, बेयर एक्ट अंदर से तो निकलेगा ही 7-8 क्वेश्चन। 354 महत्वपूर्ण है, इसमें फांसी की सजा वजा सब आ जाएगी, लेकिन पहले तो हेडिंग देखा जाए।
देखिए आपका 3 क्वेश्चन मैं बना रहा हूं भाई, जैसे जैसे उत्तराखंड और एमपी यूपी बना है। सीआरपीसी की किस धारा में न्यायालय की भाषा का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन, तो क्या मार्क कराएंगे? 273। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट की भाषा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका दे देगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर दे देगा राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं। इसके लिए स्पेशल आर्टिकल बना है, कौन सा? भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हम नहीं बता रहे हैं, केवल कौन सा न्यायालय? सबऑर्डिनेट। यानी कि धारा 272 किस न्यायालय में लागू होगी बताइए तो? सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोर्ट ऑफ सेशन और उससे नीचे के न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। कोर्ट। अब एक क्वेश्चन एमपी का, मैंने सही बता रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। और एक क्वेश्चन एमपी का, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न मार दीजिएगा, सत्र न्यायालय और इंग्लिश में कोर्ट ऑफ सेशन। अब आपका एमपी में फिर क्वेश्चन बन गया कि सही नाम क्या है? तो सेशन न्यायालय न मार कराएगा, हम फिर बता रहे हैं। इंग्लिश में अगर देखिएगा तो कोर्ट ऑफ सेशन और हिंदी में सत्र न्यायालय। सेशन न्यायालय न देखिएगा और न मारिएगा, सही नाम हम बता रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन। और पांचवा, अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से शुरू होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन से। और हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट, ये अपर कोर्ट कहे जाते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं। सेम नियम आपका सिविल मामलों में सीपीसी की धारा किस में अप्लाई होगा? 137। नियमों में कोई अंतर नहीं है, बस कोर्ट बदल दिया जाए। जिला जज या डीजे के न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। और इनकी भाषा कौन होगी, इसका निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार। सिविल मामलों में सीपीसी की धारा के तहत, सीआर क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा के तहत 272। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद में? 348। अब आइए अंतर वस्तु पर देखिए भाई। देखिए अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि जजमेंट के अंदर या जजमेंट के भीतर क्या लिखा जाएगा? ब्लैंक तो रहेगा नहीं भाई। कुछ आप लिख कॉपी हैं तो क्या खाली छोड़ देते हैं कि कुछ लिखते हैं? कुछ लिखते हैं। तो 354 बहुत महत्वपूर्ण है। और इधर की जितनी धाराएं मिलेंगी निर्णय की, उसका क्रोड है, मैं बता दूं। और 354 अच्छे से शब्दशः पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ भी निश्चित तौर पे आता है। पहले अंतर वस्तु पर देख लिया जाए, क्योंकि अंतर वस्तु का क्वेश्चन खूब पूछा गया था और पिछली बार 3 क्वेश्चन बना था। अब आइए आरोप की अंतर वस्तु। पहला तो जो चार्ज लगता है उसकी अंतर वस्तु, फिर आपका निर्णय की अंतर वस्तु, ये क्रिमिनल मामलों में भाई। आपराधिक मामलों में किसकी अंतर वस्तु? निर्णय की। फिर सिविल मामलों में निर्णय की अंतर वस्तु, ये पूछा जाता है। फिर वाद पत्र की अंतर वस्तु, ये पूछा जाता है। यानी कि वाद पत्र में क्या लिखा जाएगा। फिर आपका कह सकते हैं कि डिक्री की अंतर वस्तु किसकी? 1 2 3 4 5। और इसी 5 में से कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 3। और इसको एक जगह एकत्र मैं करवा दे रहा हूँ। आरोप की अंतर वस्तु सीआरपीसी की धारा में, तो 211 रट कर जाइएगा। 211 आ चुका है पिछली बार। निर्णय की अंतर वस्तु आपका ये भी आ चुका है सीआरपीसी में, यानी कि आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में निर्णय की अंतर वस्तु दी गई है? तो 354, जो हम शुरू ही करने वाले हैं। तो अंतर वस्तु दी गई है कि भाषा की? दोनों।
क्या हम अभी बताए? पहले तो भाषा बताए, तो क्या दूसरी धारा बताए कि इसी धारा में? तो कौन सी धारा है? 354। भाषा भी और क्या? अंतर्बस। अब सिविल मामले में आइए। सीपीसी में आपका किस आर्डर के किस रूल में आपका सिविल निर्णयों के अंतर्वस्तु का उल्लेख है? तो आदेश 20 का नियम 4 मारिएगा। यानी कि सीपीसी में निर्णय की अंतर्वस्तु कहाँ दी गई है, गलत न हो, कहाँ दी गई है? तो आदेश 20 का रूल कितना? 4 बताएंगे, हम कोरिलेट करेंगे। अच्छा कोरिलेशन, यहाँ कई जगह से ये धारा कोरिलेट होगी, संविधान से भी होगी, सीपीसी से भी, एविडेंस से भी, तमाम जगहों से होगी। अब आइए, फिर पिछली बार आपका पूछा गया था यूपीजे में कि सीपीसी में वाद पत्र की अंतर्वस्तु कहाँ दी गई है, तो मेंस में भी आया था। तो सीपीसी के आदेश 7 के नियम 1 में कहाँ दी गई है? आदेश 7 के कहाँ? नियम 1, ये पिछली बार आया था। और अंत में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यही चांस है, यही बचा है। किसकी अंतर्वस्तु? डिक्री या आज्ञप्ति की। तो आज्ञप्ति की अंतर्वस्तु सीपीसी में कहाँ दी गई है? तो आदेश 20 के नियम 6 है ना? सीपीसी एक बार देखिए तो 6 ही होना चाहिए भाई, लेकिन एक बार रुकिए। सीपीसी का हमारे हिसाब से सही है। 6A में तो आपका एक बार देखिए तो मोबाइल पे। नहीं भाई, हल्का सा भी संदेह उत्पन्न हो जाए तो उसको एक पॉइंट भी संदेह क्यों रखा जाए? तमाम लोग भाई ऐप डाउनलोड किए रहते हैं तुरंत। सही है, सही है भाई। देखिए आपका ये फिर याद रखिए, अब कौन पूछा गया, लास्ट लाइन हम बता दें। देखिए आपका ये पूछ लिया गया सीआरपीसी आरोप के अंतर्वस्तु। फिर आपका 354 2-3 बार रिपीट किया है, उत्तराखंड भी रिपीट किया था, अभी किया था जे में पिछली बार। इसके बाद आपका यूपीजे ने वाद पत्र रिपीट किया। तो यूपीजे में पिछली बार यहाँ से 3 क्वेश्चन आया था, 3, यानी कि 2 लाइन पढ़िए और कितने क्वेश्चन कवर करिए? 3। तो प्रयास करिए कि 1 2 3 4 5 ये पांचों को एक जगह एकत्र करके, और नए लोगों का कर्तव्य है कि ना समझ में आए तो अभी रट्टा मारे, क्योंकि समझ में आएगा अभी 15-20 दिन बाद नए लोगों को, धीरे धीरे। तो ना आए तो आपका क्या करिए? रट्टा मारिए, जैसे सीबीआई रटती है तो वैसे ही आप भी क्या करिए? रट्टू तोता। भाई एपीओ का एग्जाम ऐसा है कि आप रट कर पास हो सकते हैं, मैं बता दूं। और पिछली बार कई लोग रट कर पास हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लाइन बाय लाइन रट डाले थे यूपी एपीओ में। और आपका लास्ट में बता दें, कोई किताब नहीं, कोई बैरक नहीं, जो मैं बोलता था वही लिखते थे। और एक जगह बोल दिया 279 तो सलमान खान का धारा बोल दिया तो भी सलमान खान लिख लिए थे। और जब फोटो स्टेट करा कर एक लोगों को दिए तो हमसे फोन करके पूछ रहे हैं सलमान खान की धारा कौन है? तो हम कहे कि भाई वही मुन्ना भाई एलएलबी था, और रट कर क्या हो गया? तो रटा जा सकता है। तो कल और बताया जाए भाई, कल पहले सीआरपीसी चलेगी फिर आईपीसी चलेगी भाई। आज तो थोड़ा लेट हो गया इस कारण से अब भाई, क्योंकि आईपीसी भी समय बढ़ाया जाए। सीआरपीसी कल चलेगी, पहले लिखवाया जाएगा 1-2 दिन बाद, आपका निर्णय समाप्त हो जाए चैप्टर तब लिखवा देंगे।